शब्दों में इसे धरोहर के रूप में देखा जाता है। मुख्य परीक्षा में अलग से सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपने धरोहर भी पढ़ना है। अभी तो मैं पीटी की बात कर रहा हूँ और सिलेबस समझा रहा हूँ, फिर मैं मेंस की बात करूँगा आपसे। क्या बात पहुँच पा रही है आप लोगों तक? बस आप लोग कुछ नहीं करना है, यदि आप लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, बस आप लोग एक बार ऐसे जहाँ बैठे हुए वहाँ पे खुद के लिए कर लीजिएगा, है ना, थम्स अप कर लीजिएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें बहुत, ठीक है। क्लियर सभी को? तो हम कोई भी काल पढ़ते हैं ना, हम उस काल में क्या क्या चीज़ें मिली हैं। एक होता है साहित्यिक स्रोत, ठीक है, यानी उस दौर की लिखित जानकारी, और ये उस समय ताड़पत्र, भूर्जपत्र या भोजपत्र भी लिखा रहता है ना, ठीक है। ये सब कुछ खास तरह के पेड़ होते हैं जिसके छाल पे या जिसके पत्ते पे उसको तैयार किया जाता था, और तमाम चीज़ें, मंत्र वगैरह सब लिखे रहते थे, किताबें लिखी रहती थी, क्योंकि कागज़ का प्रचलन तो एक तरह से पूर्व मध्यकाल में शुरू हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से लिखे जाते थे और ये जानकारी हमें मिलती है ना। तो यदि हम 10 टॉपिक की बात करें तो पहला 3 टॉपिक इस पे आपको किताब के अंदर मिलेंगे 4 चैप्टर आर्य शर्मा वाली किताब में, ठीक है। पहला 3 टॉपिक केवल पुरातत्व पर आधारित है। फर्स्ट 3 टॉपिक जो हैं वो केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के आधार पर पढ़ते हैं। उस दौर की लिखी हुई चीज़ें हमें मिलती नहीं हैं, या मिलती भी हैं तो उसको अब तक पढ़ा नहीं जा चुका है कि भाई वो कौन सी लिपि है या क्या भाषा रही होगी उसकी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट 7 टॉपिक जो है एंशिएंट हिस्ट्री में, वो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर भी पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम साहित्यिक स्रोत, जैसे वैदिक संस्कृति से हमें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उससे पर्याप्त जानकारी मिलती है इस दौर के बारे में। उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्य ग्रंथ हैं, बहुत विपुल भंडार है हमारे पास साहित्य का। बुद्ध काल में बौद्ध धर्म के जितने भी साहित्य हैं, त्रिपिटक वगैरह, या आगे चल करके वंश साहित्य, मलिंद प्रश्न, जैन साहित्य इसमें आ जाएंगे, अंग, उपांग, ठीक है, मूल सूत्र, छेद सूत्र, और सूत्र साहित्य में वेदांग करके चर्चा होती है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ऐसे करके। सूत्र के भी 4 अलग अलग डिवीजन है, गृह सूत्र, कल्प सूत्र, धर्म सूत्र, शूल सूत्र, ऐसे तब बताऊंगा मैं आपको। मतलब विपुल भंडार है पूरा यहाँ पे साहित्य का। मौर्य काल में चाणक्य के बारे में हम सब जानते हैं, मेगास्थनीज के बारे में भी आइडिया, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं। मौर्योत्तर काल में बहुत सारी किताबें हैं। आपने काम सूत्र का नाम सुना होगा, वात्सायन का, मौर्योत्तर काल की रचना मानी जाती है। चरक हैं, सुश्रुत हैं, अश्वघोष जैसे विद्वान हैं, हाल जैसे स्कॉलर हैं, पूरा का पूरा संगम साहित्य है। अभी ना जानबूझ के मैं नाम उच्चारण कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, जिनको थोड़ा बहुत पता होगा वो रिलेट करेंगे अपने आप को, हाँ हाँ ये सब पता है हमें। जिनको नहीं भी पता होगा थोड़ा सा फेमिलियर आप हो जाएंगे इसी बहाने, जैसे एक बार पूरा सिलेबस पढ़ दिया हमने, फिर दोबारा ऐसे उच्चारण कर दे रहा हूँ मैं आपको, है ना, कि थोड़ा आप उससे थोड़ा सहज हो जाएंगे। बाकी तो टॉपिक वाइज टॉपिक ही चलेंगे हम, है ना। गुप्त काल के तो बहुत सारे विद्वान हैं। रामायण महाभारत का संकलन इसी काल में हुआ है, पुराणों का संकलन हुआ है, कई स्मृतियों का संकलन हुआ है। नारद स्मृति है, याज्ञवल्क है, बृहस्पति है, तमाम स्मृतियां हैं इस दौर में। कालिदास बहुत बड़े विद्वान हैं इस दौर के, अमर सिंह एक बड़े विद्वान हैं, और भी विद्वानों का जिक्र मिलता है। विशाखदत्त का जिक्र मिलता है, शूद्रक का जिक्र मिलता है, भास हैं। गुप्तोत्तर काल में मेनली हम लोग यहाँ पे हर्षवर्धन की बात करते हैं और बाणभट्ट वगैरह का उल्लेख करेंगे, वेनसांग का। पूर्व मध्यकाल में तो चलो बहुत सारी बातें होंगी, जब आएंगे तब बताएंगे, छोटे छोटे राज्य हैं। पूर्व मध्यकाल से भी इस साल पहली बार मुझे लगता है लास्ट क्या कहा जाए उसको, तो 30-40 वर्षों में पॉलिटिकल हिस्ट्री से पहली बार सवाल पूछा गया इससे, ठीक है, इस टॉपिक से। वरना यहाँ से सवाल होता ही नहीं था, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स वगैरह टच में होंगे आपके पुराने बैच के कोई भी, तो जब से हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं पिछले लास्ट ऑलमोस्ट 3 ईयर से हिंदी में, तो एक पैटर्न पे हम पढ़ा रहे हैं, उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी कवर करते हैं, बट बहुत मिनिमम,
ठीक है, और वो मिनिमम भी काफ़ी होता है। तो एक प्रश्न पूछा गया इस बार पूर्व मध्यकाल से भी 2020 वाले पेपर में। भाई ने कमाल का दे रखा है यार। तो मैंने क्या बताया आपको, अभी मैं कुछ कई चीज़ें मेंस की भी इसमें आ रही हैं, बट अभी मैं उसको अलग से बता नहीं रहा हूँ आपको, बस सुनते जाइए आप, थोड़ा लिखते हुए जाइएगा जो जो बता रहा हूँ आपको मैं, है ना। अभी एक तो होगा रेगुलर क्लास में ना, अभी लिखाना शुरू कर दूंगा मैं, समझाऊंगा लिखाऊंगा, बट अभी इसको लिखते भी चलिएगा थोड़ा बहुत, जो जो चीज़ें बोर्ड पे रख रहा हूँ। तो हर टॉपिक को जानने का सोर्स होता है, ठीक है, और इन सोर्स के आधार पे ही हम इसको पढ़ते हैं। हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, आपने यदि कोई यूट्यूब वगैरह पे पुराना वीडियो देखा हो हमारा, तो उसमें भी हमने मेंशन कर रखा है, बट कोई बात नहीं है, दोबारा से आप जानिए। हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं एक बार, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो वैदिक काल पढ़ते हैं, तो वैदिक काल का राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास, किसी भी टॉपिक को हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। राजनीतिक इतिहास में हमें क्या पढ़ना होता है, थोड़ा बहुत वंशावली के बारे में, कोई युद्ध वगैरह है या प्रशासन है, और भी कुछ इस तरह की घटनाएं, कोई विदेशी आक्रमण है, ठीक है, तो ये सब हम राजनीतिक इतिहास में पढ़ते हैं। आर्थिक इतिहास में क्या पढ़ते हैं, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, चाहे वो कृषि हो, शिल्प हो, व्यापार हो, है ना, सिक्के हो इत्यादि, शहर हो। सामाजिक इतिहास में समाज में अलग अलग वर्गों के बारे में पढ़ते हैं, जो अलग अलग क्लास है उसके बारे में पढ़ते हैं हम सामाजिक इतिहास में। महिलाओं के बारे में जानना हमें होता है, ठीक है, और भी खान पान, पहनावा, है ना, आवास के बारे में भी थोड़ा बहुत, शिक्षा इत्यादि के बारे में हमें जानना होता है सोसाइटी में। हिस्ट्री की किताबों में ना ये कोई भी चैप्टर ना ऐसे 4 भागों में बटा हुआ मिलेगा, बस ये पहला और तीसरा को छोड़ दीजिए आप। इन 3 के अलावा ना सारे चैप्टर आपको इस तरह से मिल जाएंगे। उस 3 का थोड़ी कहानी अलग है, पहला और तीसरे के दो चैप्टर की। सांस्कृतिक इतिहास, ये वर्ड आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन करके, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब कल्चर ही है ना, एक तरह से जो मतलब हम मान के चलते हैं। सांस्कृतिक इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, कला यानी आर्ट। कला के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, तो अलग अलग चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे आर्किटेक्चर पढ़ते हैं हम, स्थापत्य पढ़ते हैं, वास्तुकला भी कहते हैं इसको हम, है ना, मूर्तिकला पढ़ते हैं, चित्रकला पढ़ते हैं, और अन्य कलाओं के बारे में भी, संगीत, नृत्य, शिल्प, ज़रूर नोट करिएगा। संगीत, नृत्य, शिल्प, ये सब आप निश्चित तौर पे नोट करेंगे, ठीक है। स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, अन्य हो गया आपका, है ना। इसमें ही हम अलग से धर्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम साहित्य के बारे में पढ़ते हैं, भाषा साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम शिक्षा को लेकर पढ़ते हैं, कुछ वैज्ञानिक विकास से संबंधित जानकारी पढ़ते हैं।
यदि हिस्ट्री की किताबों को आप आधार बनाएंगे ना, तो सांस्कृतिक इतिहास में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। यहां पे अब एक तथ्य और जानना जरूरी है। जैसे मैंने कहा अभी आपको कि 8 प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री से मान लो 2020 में पूछे गए, तो उस 8 में से देखोगे आप 5-6 प्रश्न तो सांस्कृतिक इतिहास से पूछ लिए गए। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। उससे पहले नॉर्मली 2-3 प्रश्न पूछे जाते थे, तो ज्यादातर सांस्कृतिक इतिहास से होते थे, कभी कभी इतिहास के इन खंडों से भी प्रश्न होते हैं, लेकिन 2 प्रश्न पॉलिटिकल हिस्ट्री से भी पूछे गए हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री से भी पूछे गए हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किसी भी टॉपिक को हम 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं हिस्ट्री की किताबों में, थोड़ा सुविधाजनक हो जाता है इससे, है ना। और सांस्कृतिक इतिहास किसी भी खंड का, हड़प्पा की सांस्कृतिक इतिहास, वैदिक काल की संस्कृति, बुद्ध काल की संस्कृति, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, पीटी में संस्कृति वर्ड का कहीं भी यूज नहीं किया गया है, लेकिन प्रश्न प्रायः संस्कृति से ही ज्यादा होते हैं। इसलिए हम अक्सर क्या करते हैं, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री को हम कहते हैं कल्चरल हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, बट हमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना होता है। क्लियर सभी को? ठीक है। तो क्या पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह में, एक खाका और खींच दिया मैंने आपका, है ना, प्रीलिम्स को लेकर के। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं अभी। अभी थोड़ा मेंस का सिलेबस पे भी आपसे बात करूंगा मैं, है ना, क्योंकि दोनों साथ चलेगा हमारा ये। और जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में तो पूरा मैंने बता दिया आपको, बस 2 मिनट आप अभी ध्यान रखिएगा। मेडिवल हिस्ट्री पे भी कुछ बता देता हूँ आपको मैं। रेस्ट जब मेडिवल हिस्ट्री शुरू करूंगा ना अभी मैं 10, 12, 13 क्लास के बाद, फिर 2, 4, 10 मिनट और आपसे बात कर लूंगा उस पर। अब ऐसे ही जैसे हमें मान लो मध्यकालीन भारत पढ़ना है ना, ये क्या हो गया आपका 1200 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक। ठीक है, इसमें ना 4 ब्रॉड टॉपिक पढ़ने होते हैं हमें। एक पढ़ना होता है हमें दिल्ली सल्तनत, आप ऐसे जरूर जानते होंगे, 1206 से 1526। इसमें इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया और मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, पानीपत का युद्ध, ये सब थोड़ा बहुत तो आइडिया है, होता ही है सभी को, है ना। दिल्ली सल्तनत हमें पढ़ना होता है। इसके अंदर अफगानिस्तान से आए हुए आक्रमणकारियों ने पहले उत्तर भारत में एक राज्य की स्थापना की, फिर देखते देखते पूरे हिंदुस्तान में उनका राज्य फैल गया, तमिलनाडु तक। उसके बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। ये सब गौरी से जुड़ा हुआ घटनाक्रम है। दिल्ली सल्तनत के साथ हमें क्षेत्रीय राज्य के बारे में भी पढ़ना होता है। 14वीं से 17वीं सदी के बीच में कुछ क्षेत्रीय राज्य भी हैं, जैसे बंगाल स्वतंत्र हो गया था, जौनपुर है, मालवा, गुजरात, कश्मीर, खानदेश, विजयनगर, बहमनी, मेवाड़, मारवाड़, आमेर, ऐसे करके क्षेत्रीय राज्य हैं। बस अभी क्या है छोड़िए, अभी आप बस पढ़ना है, आप ये ध्यान रखिए। तीसरा, मुगल के बारे में पढ़ना होता है, मुगल वंश के बारे में, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक तो खास करके, और आगे भी पढ़ना होता है हमें। ये है 1526 से 1707 और 1858, 2 डेट में हम इसको लेके चलते हैं। 1707 तक तो औरंगजेब की कहानी है, और उसके बाद मुगल शासक कमज़ोर हो जाते हैं, फिर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया है, तो मॉडर्न इंडिया में वो सिलेबस मर्ज कर जाता है आपका जब हम पढ़ते हैं। तो मॉडर्न इंडिया की पहली क्लास में यही बताते हैं कि 18वीं सदी के मध्य में भारत की राजनीतिक दशा क्या थी, वो यहाँ पे आके मर्ज हो जाएगा, वो कनेक्ट करूंगा मैं आपको, है ना। 3 खंड ही आपको पढ़ने हैं। अब जैसे कहा जाए दिल्ली सल्तनत में आपको क्या पढ़ना है, तो दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और क्षेत्रीय राज्य में क्या पढ़ना है, तो सेम। पर क्षेत्रीय राज्य से क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, और जब भी पूछे जाते हैं तो वो सांस्कृतिक क्षेत्रीय राज्यों का राजनीतिक इतिहास में उलझ जाएंगे।
मुगल काल में आपने क्या पढ़ना है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में ये सारी चीजें पढ़नी है। यानी मिडिवल इंडिया से भी लास्ट ईयर यदि 6-7 प्रश्न पूछे गए थे तो 4-5 प्रश्न तो केवल सांस्कृतिक इतिहास से पूछे गए थे। समझ में आ रही है बात सभी को? सांस्कृतिक इतिहास क्यों महत्व रखता है? क्योंकि प्रीलिम्स में एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है इसको। पीटी के सिलेबस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब भी हम एक टॉपिक पूरा करेंगे तो हर टॉपिक के साथ ही सांस्कृतिक इतिहास भी पढ़ेंगे। जब पूरा प्राचीन भारत पढ़ लेंगे तो पूरे प्राचीन भारत की संस्कृति का एक छोटा सा टेबल बना लेंगे बोर्ड के ऊपर 10 मिनट में कि हमने क्या क्या पढ़ा संस्कृति में। किसी दौर की संस्कृति को उस दौर के साथ ही पढ़ना ठीक होता है। मैं आपको पढ़ाना भी शुरू कर दूं प्राचीन भारतीय चित्रकला तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि गुप्त काल में ऐसी पेंटिंग क्यों बन रही थी और वाकाटक काल में क्यों और चालुक्य काल में क्यों, और गुप्त काल में इतनी मूर्तियां बनी, मंदिर बनने शुरू हुए तो क्यों बनने शुरू हुए। आप उस डेवलपमेंट को जब तक समझोगे नहीं इस पूरे काल को, तब तक आप कभी ठीक से व्याख्या नहीं कर पाओगे, केवल आप। इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा, हर टॉपिक के साथ आपकी संस्कृति वाली क्लास भी चलती रहेगी। ये भी मैसेज क्लियर है ना सभी को? कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना किसी को? हिस्ट्री की किताबों में संस्कृति ऐसे ही बताया गया है पढ़ने के लिए। चलिए ठीक है, तो एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री का एक सिलेबस मैंने आपके सामने रख दिया है कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, इसके बारे में और चर्चा करेंगे जब हम पढ़ाएंगे आपको। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा, चूंकि मेंस के सिलेबस को 10 मिनट फिर ब्रीफ कर लेते हैं हम लोग, उसमें खास करके एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री पे थोड़ा ठीक से बात कर लेते हैं क्योंकि पढ़ने जा रहे हैं। और हर क्लास में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे हम। ठीक है, हम प्रत्येक क्लास में हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसको हटा ही लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ ध्यान भी होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और आप देखोगे जैसे जीएस का जो पेपर 1 होता है, जीएस में टोटल 4 पेपर होते हैं, 1000 मार्क्स के होते हैं। हर एक पेपर 250 नंबर का होता है ना। और पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? और हमने क्या बताया आपको, हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाएंगे और सोसाइटी से जो सिलेबस दिया हुआ है। हम लोग हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी जो पूछे जा रहे हैं वो 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं 250 नंबर के। यहां भी ये क्लियर नहीं होता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी से कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अब तक के ट्रेंड को देखोगे आप तो हिस्ट्री की बात करें हम तो पिछले 7 वर्षों में 80 नंबर से लेकर के 140 नंबर तक के सवाल पूछ लिए गए हैं पहले पेपर में। 130 यानी कभी कभी 50% से ज़्यादा तो हिस्ट्री से ही प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में भी। 50% यानी 125 नंबर। कम से कम 3 साल तो इसी के आसपास रहा है, लास्ट 6-7 वर्षों की बात करें तो। ये भी यूपीएससी का काम है, आपका काम नहीं है। आपको ये जानना है केवल कि 1750 नंबर का रिटन एग्जाम होता है और लास्ट ईयर जनरल स्टूडेंट को 751 नंबर आए थे तो उसका इंटरव्यू कॉल आ गया था। यदि किसी स्टूडेंट को 751 में 80 नंबर थोड़ा और जोड़ दो, इसमें 70 नंबर और जोड़ दो आप, यानी किसी स्टूडेंट्स को मान लो 830 नंबर आ गया रिटन एग्जाम में, तो 99.99% चांस है कि मिनिमम तो वो आईपीएस बनेगा, वरना आईएएस बनने की पूरी पॉसिबिलिटीज है।
यानी रिटन में किसी को बहुत अच्छा नंबर आ गया तो वो आगे जाना उसका तय है, सिलेक्शन तो तय है ही उसका। 830 नंबर में आईएएस बन जाएगा स्टूडेंट, 830 नंबर भी 50% मार्क्स नहीं है। अब अनुमान लगा लो 701 1750 में 750, आप कैलकुलेट करिएगा, मैथ मेरा उतना बढ़िया नहीं है, कि कितने परसेंटेज चाहिए इंटरव्यू कॉल के लिए। अब जितने पे इंटरव्यू कॉल आता है ना, उससे किसी को 50 60 70 नंबर ज़्यादा आ गया रिटन में, तो उसका रैंक तो तय है, 100 में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज होती है उसकी। तो आप समझ लो कि भाई एग्ज़ाम किस लेवल पे होता होगा मेंस का, है ना। चलिए अब हम आते हैं कि जो हिस्ट्री वाला सिलेबस है उसमें पढ़ना क्या है आपको, है ना। मेंस में हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, मेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। एक बांटा गया है, आप समझ लीजिए 1750 से वर्तमान तक, जिसको हम आधुनिक भारत कहते हैं, है ना। यहां भी सिलेबस ठीक से नहीं समझाया गया, लिख दिया गया है 1750 यानी 18वीं सदी के मध्य से वर्तमान तक। आप तय करिए कहां तक पढ़ना चाहते हैं। तो जो मैं शुरू में कह रहा हूं कि सिलेबस को समझना जरूरी है। तो मॉडर्न इंडिया वाली क्लास में जिनका भी हो चुका है, नहीं हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। हिस्ट्री के अलग अलग खंड आप जहां से पढ़िए वहीं से शुरुआत मानी जाती है ना। तो मॉडर्न इंडिया वाली क्लास में जब क्लास में शुरू करूंगा तो फिर एक बार एक आधा घंटे में पूरे सिलेबस को समझाऊंगा कि मॉडर्न में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही लिखा हुआ है विश्व इतिहास पढ़ना है आपको, मेंस में लिखा हुआ है। पीटी में कहीं नहीं लिखा हुआ, बट मेंस में है। क्या लिखा हुआ है? 18वीं सदी की घटनाएं, जैसे कि, तो सिलेबस छोड़ दिया गया है। जब मैं विश्व इतिहास कराऊंगा तो विश्व इतिहास के बारे में बताऊंगा मैं आपको। मेंस में क्या क्या पढ़ना है आपको? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है आपको कंप्लीट, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है जो सिलेबस दिया हुआ है मेंस के अंदर, और एक आपको क्या पढ़ना है? संस्कृति एवं विरासत। प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक, और इसमें अलग से लिखा हुआ है कला, स्थापत्य एवं साहित्य। तो जो मैं आपको एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं वो यही हिस्सा है मेंस का। इनफैक्ट सिलेबस की शुरुआत इसी से होती है, ये सबसे पहले ना यहां होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस आप देखोगे यूपीएससी का तो शुरुआत इसी से होती है, संस्कृति एवं विरासत क्या पढ़ना है हमें। तो ये तो क्लियर हो गया ना, मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है आपने, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है आपने, कल्चर और हेरिटेज पढ़ना है प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक। पीटी में क्या करना है? भारत का इतिहास पढ़ना है कंप्लीट आपको। तो एक तरह से देखा जाए सिलेबस का ये हिस्सा और ये हिस्सा पूरी तरह से आपको पीटी में भी पढ़ना है, पूरी तरह से आपको मेंस में भी पढ़ना है। यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है। अब जरा हम इसकी बात कर लेते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे हम, और फिर हम पहले टॉपिक पे आएंगे आपके साथ। मैं विश्व इतिहास और मॉडर्न इंडिया जब मैं पढ़ाऊंगा तभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। अब थोड़ा हम समझ लें संस्कृति का मतलब क्या होता है, विरासत का मतलब क्या होता है ना। सिलेबस क्या लिखा हुआ है? संस्कृति एवं विरासत प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक। यानी अभी प्राचीन काल के हमने 10 टॉपिक लिखे, मध्य काल के हमने 3 टॉपिक लिखे, और मॉडर्न इंडिया के कुछ टॉपिक होंगे। हर काल में हमें संस्कृति पढ़ना है। सिलेबस कितना सिंप्लीफाई कर देता है, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक पढ़ा लो। आप टॉपिक में भी डिसाइड करोगे कम से कम 20-25 टॉपिक की संस्कृति आपको पढ़नी है, ठीक है। संस्कृति के बारे में अलग से भी बात कर लूंगा, ये वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं हम लोग तो क्या होता है ये, है ना। कर ही लेते हैं बात, ये तो समझा ही दिया मैंने आपको, है ना। 2 मिनट जरा, जल ही जीवन है ना। कुछ एनर्जी ले लेते हैं फिर।
ऑलराइट। संस्कृति का मतलब होता है, कल्चर वर्ड को लेके बहुत सारे डिबेट भी हैं, वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका। ठीक है, आज के संदर्भ में से समझिए, हम सब लोग हैं जितने लोग क्लास कर रहे हैं और हम अपनी बात पूरी कर रहे हैं, हम लोग कि हम लोग का राजनीतिक सोच, राजनीतिक गतिविधियां कैसे है, हमारी आर्थिक गतिविधियां क्या हैं, सामाजिक जीवन कैसा है हमारा, और कला, धर्म, शिक्षा, साहित्य शिक्षा में तो हम लोग एक तरीका है ही हमारा, है ना। हम कहते हैं ना कोचिंग कल्चर, ठीक है, एजुकेशन जो स्कूल का जो कल्चर है, कॉलेज का जो कल्चर है, यूनिवर्सिटीज़ का जो कल्चर है, हम इस तरह की बात करते हैं, है ना। तो हम क्या होता है, जैसे मान लो हमारा पॉलिटिकल ओपिनियन भी, हम राजनीति के बारे में क्या सोच रखते हैं, हम समाज का भी हिस्सा होते हैं, हम कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों में, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हमारे लिए एक एक्टिविटीज़ है ये प्रोफेशनल, ठीक है। और लेज़र टाइम में हम, हो सकता है हम किसी न किसी चीज़ों में और भी इंटरेस्ट रखते हैं, खान पान, पहनावा, जो भी हमारा है ना, हम जो कुछ कर रहे होते हैं वो सब संस्कृति होता है। तो फिर हमने अलग से इसको ही क्यों लिखा, हमने इसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज वगैरह को समाहित क्यों नहीं किया। आज हर चीज संस्कृति है, इवन राजनीति भी संस्कृति है, आर्थिक संस्कृति है, हर चीज जो भी हम करते हैं संस्कृति के बाहर तो कुछ भी नहीं है। संस्कृति का सिंपल सा मतलब होता है जीवन जीने का तरीका, ठीक है, वे ऑफ लाइफ। चाहे तो थोड़ा बहुत नोट कर सकते हैं आप, जीवन जीने का तरीका, चाहे हम जिस भी क्षेत्र में हो, क्या फर्क पड़ता है। बट हड़प्पा काल या वैदिक काल, आज से 4000-5000 साल पहले की राजनीति हमको ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है। उस दौर की अर्थव्यवस्था से भी हम ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, बट उस दौर के समाज का प्रभाव है हमारे ऊपर। और उस दौर की कला, धर्म, साहित्य, शिक्षा, वैज्ञानिक चिंतन, मान लो योग की बात करें हम, आयुर्वेद की बात करें हम, तो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की वो सब चीज़ें जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित ठीक ठीक तरीके से कर रही है, कभी ज़्यादा कहीं कम। किताबों में क्या किया गया है, उन चीज़ों को अलग कर दिया गया है। इसीलिए जब हम एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में संस्कृति को पढ़ते हैं तो हम कला पढ़ते हैं, धर्म पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, शिक्षा पढ़ते हैं, न कि राजनीति पढ़ते हैं। बट आज ऐसा नहीं कि राजनीतिक संस्कृति नहीं है, आज भी दल बदल की संस्कृति है, आज पैसे की संस्कृति बहुत है राजनीति में, झूठ बोलने की संस्कृति बहुत है, ये न किन प्रकार सरकार बनाने की संस्कृति बहुत है, सिद्धांतों की राजनीति का ह्रास हो रहा है, अवसरवादी राजनीति ज़्यादा है, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये सब क्या है, राजनीतिक संस्कृति है। बट वैदिक दौर की राजनीतिक संस्कृति क्या थी, आज ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा हमें। तो क्या होगा, मेंस के अंदर हमें राजनीति पे सवाल ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको एंशिएंट हिस्ट्री से, मतलब कुछ एक मिल सकते हैं थोड़े बहुत। मेंस में आपको जब भी सवाल मिलेंगे आपको, तो या तो इन सब पे मिलेंगे आपको, ये जो सब लिखा है हमने आपको, कला, धर्म, साहित्य, शिक्षा वगैरह, या फिर थोड़े बहुत समाज और अर्थव्यवस्था पे भी सवाल मिल सकते हैं। तो संस्कृति का मतलब क्या हुआ, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक मेंस के लिए हमें इन टॉपिक पे, एंशिएंट हिस्ट्री के 10 टॉपिक, मिडिवल हिस्ट्री के 3 टॉपिक और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है। सिलेबस को नोट करते रहिएगा। हमने पहले बता दिया, यही आपको बताएगा कि आपको करना क्या है, वरना जिसको जो मन में आए वो पढ़ता रहता है, जो किताब उठा ले जो आ जाए, नहीं। पहला काम ही है सिलेबस। चलिए, विरासत वर्ड हमने यूज किया, सिलेबस में लिखा हुआ है। हम कोई भी काल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आज देखोगे पक्की सड़कें हैं हिंदुस्तान में, रेलवे दौड़ती हैं, हवाई जहाज़ है, बैंकिंग सिस्टम है, टेलीफोन सिस्टम है ना, पोस्ट ऑफिस सिस्टम है, मान लो हमने बात करी। ये सब अंग्रेज़ों के काल में आया, उसमें लगातार गुणात्मक सुधार होते जा रहे हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटिव दोनों तरह के इंप्रूवमेंट्स हुए हैं उसमें। बट आया किस दौर में, अंग्रेज़ों के दौर में। हम कहते हैं ना भाई, ये अंग्रेज़ों की विरासत है, अंग्रेज़ों की देन है।
ठीक है, एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी आर्मी के बारे में हम देखें, न्यायपालिका के बारे में देखें हम, है ना, पुलिस सिस्टम के बारे में देखें हम, ये सारी चीज़ें, जैसे आप प्रतियोगिता परीक्षा अभी देंगे आप, भारतीय इतिहास में, न तो एंशिएंट हिस्ट्री में, न मेडिवल हिस्ट्री में, पहली बार अंग्रेजों के समय ही प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई। ये सिलेबस होगा, ये एग्जाम होंगे। क्लियर? तो भाई ये सब विरासत किसकी है? अंग्रेजों की है। प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, सिस्टम किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। संविधान के द्वारा शासन शुरुआत अंग्रेजों ने करी भारत के अंदर। कानून का शासन, पहले क्या होता था, अंग्रेजों के आने के पहले धार्मिक कानून चलते थे यहाँ पे और राजा की मर्जी चलती थी। अब क्या हुआ, ब्रिटेन की संसद में कानून बनने लगा भारत के बारे में कि भारत में अंग्रेज कैसे शासन करेंगे। कानून गलत हो सकते हैं, बट जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते थे और यहाँ के गवर्नर, वायसराय सब उसी कानून के अकॉर्डिंग शासन करते थे। मैंने कहा कानून गलत हो सकते हैं। अभी देखिए आप, कृषि कानून को लेकर के देश विभागों में बटा हुआ है। बहुत लोग कहते हैं ठीक है, बहुत लोग कहते हैं ठीक नहीं है ना, बट कानून तो बनाना पड़ता है ना। क्लियर ना? सभी को बात समझ में आ रही है? कानून बनाना पड़ता है। किसकी विरासत है भाई? अंग्रेजों की विरासत। हमने क्या बताया आपको? ये अंग्रेजों की सकारात्मक विरासत है। अब हम ये कह रहे कि अंग्रेजों ने भारत में चुनाव की शुरुआत तो की, पर धर्म के नाम पे लोगों को और जाति के नाम पे टकराव की राजनीति की शुरुआत भी की। शुरुआत करी उन्होंने। ये अंग्रेजों की नकारात्मक विरासत है। तो किसी काल की चीजें जो बाद के काल में भी सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से महत्व रखती हैं, और महत्व रखते रखते वो आज भी हमें दिख जाती हैं। तो सिलेबस में अलग से, मेंस के सिलेबस में विरासत वर्ड दिया गया है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। संस्कृति का मतलब मैंने समझाया, विरासत का मतलब मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का मान लो हम 10 टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे हड़प्पा सभ्यता हमने लिखा, दूसरा टॉपिक है। जब हम हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट करेंगे तो 10 मिनट हम कंप्लीट करने के बाद इस पर भी विचार करेंगे, अच्छा बताओ हड़प्पा की विरासत क्या है। विरासत में सबसे पहले हम आज देखने की कोशिश करते हैं कि आज कौन कौन सी चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं हड़प्पा की। आज दिखने का मतलब क्या हुआ, पिछले 4000 वर्षों से भारतीय समाज और भारतीय रक्त में वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रवाहित हो रही हैं, तभी तो आज तक एग्जिस्ट करती हैं, वरना क्यों एग्जिस्ट करती है। वैदिक काल पढ़ेंगे हम, वर्ण व्यवस्था के बारे में, जाति प्रथा के बारे में, गोत्र प्रथा के बारे में, जीवन कैसे जीना चाहिए, जो हम लोग का एक तरीका होता है, सनातन संस्कृति की बात करें हम, बहुत सारी चीज़ें आपको वैदिक साहित्य में, वैदिक काल में आपको दिख जाएंगी, हमें पता भी नहीं चलता है। शादी विवाह के अवसर पे देखोगे गोत्र की बात होती है, कभी आप जानने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा अच्छा ये वैदिक काल से परंपरा चली आ रही है। जो विवाह की पद्धति होती है, जो वधु पक्ष होता है वर पक्ष को ढूंढता है, फिर वर पक्ष बारात लेकर आता है, पता चला ये वैदिक काल से परंपरा चली आ रही है। तो विरासत का मतलब क्या, वो सब चीजें सही या गलत उस काल के, ठीक है, आज भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बन उसका महत्व बना हुआ है, प्रवाहित हो रही है कम या अधिक। तो सिलेबस क्या कहता है, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की संस्कृति और विरासत पढ़ना है। यस, ठीक है, सब समझ में आ रही बात सभी को। तो सिलेबस तो मैंने भी आपको लिखा ही दिया कि प्राचीन और मध्यकाल में आपने क्या पढ़ना, आधुनिक काल को तो छोड़ दो भी आप। तो हर टॉपिक में, जैसे मुगल काल पढ़ाऊंगा तो मुगल कालीन विरासत क्या है, दिल्ली सल्तनत तो दिल्ली सल्तनत की विरासत क्या है, पूरे प्राचीन काल की विरासत क्या है, मौर्य काल की विरासत क्या है। 2013 से लेके 2019 तक का जो पेपर हुआ, अभी तो पेपर 20 का हो जाएगा, आ ही जाएगा कल परसों में आपका, ठीक है। मतलब आप मान के चलो कि 2 साल में एटलीस्ट 1 साल तो विरासत पे सवाल है ही, 6-7 वर्षों में 3-4% तो विरासत पे पूछ ही लिए गए।
विरासत का प्रश्न को ना पढ़ने की जरूरत ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ा भी पता है तो आप लिख दोगे उसको, आसपास की चीज़ों को देख के समझ के, ठीक है। तो सिलेबस हमने मेंस का आपको बता दिया है, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री खास करके। सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में कला, स्थापत्य, साहित्य अलग से लिख दिया गया है। ये नहीं भी होता ना, यदि मैं इसको हटा भी दूं ना, तब भी हमें ये पढ़ना था, जैसे हमने इसको हटा दिया, तो संस्कृति के अंदर तब भी हमें कला, स्थापत्य, साहित्य पढ़ना है तब भी पढ़ना है। लिखे होने का मतलब क्या होता है कि एग्जामिनर थोड़ा उसको ज्यादा महत्व दे रहा है, वरना संस्कृति और विरासत लिख के ही छोड़ देता। यानी इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं भी लिखता तब भी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना था आपको। लिखने का मतलब क्या कि उसको ज्यादा महत्व दिए जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर सभी को? ये हो गया आपका मेंस का सिलेबस, पीटी का सिलेबस, क्या पढ़ना है चाहे मेंस हो या पीटी हो, वो भी क्लियर कर दिया मैंने आपको। क्लास में हम पीटी और मेंस दोनों को इंटीग्रेट करके चलेंगे। हम ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में तथ्यों की, इंफॉर्मेशन की भी ज़रूरत होती है हमें, और आइडियाज़ की भी ज़रूरत होती है हमें। इंफॉर्मेशन का कोई लिमिट नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि 1,000 इन्फॉर्मेशन मैं आपके ऊपर थोप दूँ। कुछ किताबों को बेसिस बना के महत्वपूर्ण बातें मैं लिखाता हूँ, ठीक है। और ना मैं मतलब हज़ारों किताबों को अपने साथ कैरी कर रहा हूँ, है ना, उसका आप छोड़ दीजिएगा। आइडियाज़ 100% आपके पास होनी चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें आपको याद रखने की नहीं, समझने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो दोनों को मैं इंटीग्रेट करके चलूँगा प्रत्येक टॉपिक में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, और थोड़ा मॉडर्न इंडियन कल्चर के बारे में भी आपको मैं यहाँ पे गाइड करूँगा, कुछ कुछ बताऊँगा आपको, ठीक है। एक आखिरी बात और जान लीजिएगा, जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं पहले पेपर में, मेंस में, आप ये समझ लीजिएगा, पहला क्वेश्चन, कभी कभी दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी इसी खंड से होता है। अभी रिसेंट क्या है, 3 वर्षों से एक एक प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, शुरुआत ही इसी से होती है, बट 3 प्रश्न भी पूछ लिए गए हैं। और क्या होता है, सोसाइटी वाले खंड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं 4-5, उसमें इसको थोड़ा ज़्यादा इंक्लूड कर दिया जा रहा है। सोसाइटी वाले खंड में पूछा जाएगा, बताओ प्राचीन काल से वर्तमान काल तक। तो हिस्ट्री में डायरेक्ट 1 या 2 सवाल, सोसाइटी वाले खंड में इसकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी आंसर लिखने में। सोसाइटी वाले सर ने भी कराया होगा या कराएंगे जब आपका बैच चलेगा, लेकिन हिस्ट्री के साथ साथ आप पुरानी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझोगे, ठीक है। तो 2 महत्वपूर्ण बातें आपको हमने यहाँ पे मेंस को लेकर के समझा दिया है, ठीक है। कुछ जनरल आइडिया मैंने कहा था मैं आपको दे दूंगा, जिसमें हमने बीसी और एडी के बारे में बता दिया है, ठीक है। काल विभाजन, एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इतिहास को थोड़ा ये सुविधाजनक बनाने के लिए डिवीजन है। जैसे हमने प्राचीन काल लिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो कई किताबों में प्राचीन काल 750 ईस्वी पे ही खत्म हो जाएगा, कहीं कहीं 1000 ईस्वी पे खत्म होगा। जैसे आर एस शर्मा जी इसको समझो 750 ईस्वी पे ही खत्म कर देते हैं अपनी किताब को, जो किताब मैंने बताया, कहीं कहीं ये 1200 ईस्वी पे खत्म होगा, ठीक है। तो ये ना एक तो सुविधाजनक के लिए होता है, दूसरा 750 के आसपास बड़े बदलाव हो रहे हैं, 1000 के आसपास भी बदलाव हो रहे हैं, 1200 के आसपास भी ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। हमने 1200 इसलिए लिया कि यहाँ से इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ेगा भारत में, एक नए तरह का शासक वर्ग आएगा भारत में, कला संस्कृति में बदलाव, यानी बहुत सारे बदलाव आपको दिखेंगे भारत में, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको दिखेंगी। तो काल विभाजन क्यों किया जाता है? सुविधा के लिए और
जो बदलाव आते हैं उस बदलाव को रेखांकित करने के लिए यहाँ से एक नए युग की शुरुआत हो रही है भारत। हमने आपको कहा कि हम 1200 ईस्वी लेते हैं। आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा जीएस में कि आपने 1200 ईस्वी क्यों लिया। ऑप्शनल के जो स्टूडेंट होंगे हिस्ट्री के, उनसे पूछा जा सकता है कि आपने 750 क्यों नहीं लिया। वो इतना जानते भी रहते कि बता देंगे। काल विभाजन का मतलब क्या हुआ? हिस्ट्री को अलग अलग खंडों में बांटकर पढ़ना। क्यों? सुविधा के लिए। दूसरा, बदलाव के कारण भी बांटा जाता है। ठीक है, आप देखोगे जैसे हमने लिया प्राचीन काल। प्राचीन काल में हमने कहा 10 टॉपिक पढ़ने हैं आपने। इसका मतलब क्या हुआ? काल के भीतर भी काल। क्या हुआ इसका मतलब? काल के भीतर भी काल। ठीक है, तो प्राचीन काल जो सबसे पुराना इतिहास हो गया हमारा, उसके भीतर भी हमने क्यों बांटा? पाषाण काल, हड़प्पा काल, सुविधा के लिए और बदलाव को देखते हुए। 1200 हमने क्यों लिया? कि ओवरऑल राजनीति एक बड़े पैमाने पे बदल गई, संस्कृति में बड़े बदलाव आ गए। तो हमने कहा चलो 1200 के बाद मध्यकाल हम, तो काल के भीतर भी काल पढ़ते हैं, है ना। ठीक है, तो दूसरी बात हमें बस समझने के लिए है, आपके लिए भी एक प्रश्न बराबर आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, इतिहास क्या है, ऐसे ही चलते फिरते भी, और आप इसका आंसर दे सकते हैं। कोई बहुत टेक्निकल बात है नहीं। आप इतिहास में क्या करते हैं? हम अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्लियर? हम कैसे अध्ययन करते हैं अतीत का? तो काल क्रम में, पहले पाषाण, फिर हड़प्पा, एंशिएंट, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न। तो अतीत का वैज्ञानिक तरीके से काल क्रम में अध्ययन, वैज्ञानिक तरीके से काल क्रमेण अध्ययन या अतीत का अध्ययन, स्टडी ऑफ पास्ट, आप सिंपली भी कह सकते हैं वैज्ञानिक तरीके से, है ना। तो एक प्रश्न ये भी कभी आपके मन में आ सकता है कि भाई हम इतिहास पढ़ते ही क्यों हैं? ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपको कि हम इतिहास पढ़ते ही क्यों हैं, है ना। देखो, हम अतीत का अध्ययन क्यों करते हैं? हम आज भी, आप ऐसे अपने जीवन से देखिए, हम आज भी कोई निर्णय लेते हैं ना, तो वो अतीत के अनुभवों पे आधारित होता है, फिर हम भविष्य का एक आकलन करते हैं। ठीक है, हम अपने विकास की प्रक्रिया को समझते हैं ताकि हम उन्नत जीवन के लिए बेहतर निर्णय ले पाएं। अब आपको लगेगा ना, एंशिएंट हिस्ट्री से क्या हमारा डिसीजन होगा? हमने भी एग्जाम्पल देके बताया, हमारी जो जाति प्रथा, जो छुआछूत है, जो हमारा धार्मिक जीवन है, जो योग है, चिकित्सा पुरानी पद्धति है, हमें पता नहीं चलता है कि वो हमें किस तरह से प्रभावित कर रही होती हैं। ठीक है, कई चीज़ें लुप्त हो गई, जैसे मान लो बहुत सारी आयुर्वेद की चीज़ें लुप्त हो गई हैं। वो सब ज्ञान हमारे पास होता तो शायद और बेहतर चिकित्सा हमारी हो सकती थी। तो इन सब को हम इसलिए भी अध्ययन करते हैं ताकि उन चीज़ों को हम संभाल कर रख पाएँ। वो धरोहर है हमारे पूर्वजों की। हम बेहतर जीवन के लिए बेहतर निर्णय ले पाएँ, जो जो गलतियाँ हुई हैं उससे हम सबक ले पाएँ। एक इंडिविजुअल का जीवन कैसा होता है, हम और आप जो जीवन जीते हैं कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है। उसमें हम पूरी एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री को थोड़ी ध्यान में रखते हैं, हम अपने और अपने परिवार के अनुभव को ध्यान में रखते हैं। तो ओवरऑल किसी समाज को समझने में एक बड़ी भूमिका होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो आपने पॉलिटी का अध्ययन किया है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि राज्य जो है जाति, धर्म, मूल वंश के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा।
आप सवाल पूछोगे ना कि भाई अनुच्छेद 15 में ये बात क्यों लिखी गई है, इसका उत्तर कहाँ से मिलेगा आपको? इतिहास से मिलेगा इसका उत्तर।